खंडहर के अंदर बीजों का भंडार लगा हुआ था और वहाँ एक खड़ा हुआ बैल आंसू बहा रहा था। उसकी आंसू भरी नजरें सोने के पौधे पर टिकी हुई थीं। उस पौधे पर हीरे के बड़े बड़े बीज लटक रहे थे। जाओ, सच्चे मनुष्य को जब तुम यहाँ पर लेकर आओगे और वो सच्चा मनुष्य परीक्षा से गुजरेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। जादुई पौधे की बात सुनकर बैल की आंखें भर आईं। वो खंडहर से बाहर चला गया और जंगल की गहराइयों में खो गया। इस घटना के कुछ समय बाद केशव नगर के सुंदर घने जंगलों के बीच बिलासपुर गांव बसा हुआ था। वहाँ राम और बलराम नाम के दो भाई रहते थे। बलराम भैया, ओ बलराम भैया, बलराम भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। जल्दी घर चलिए, चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। बलराम अपने छोटे भाई राम के साथ दौड़ता हुआ घर जा पहुंचा। वहां उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर बैठे थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। हाँ बलराम, तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। चलो भाई, राम राम। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो बलराम, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो बलराम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट ले। इतना कहकर बलराम के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद वो दोनों अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर लौट आए। कुछ समय बीत गया। एक दिन बलराम की पत्नी राधा, जो कि बहुत चतुर और तेज थी, बलराम से बोली, पिताजी को गए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। बाहर से देखने पर बलराम बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। कहे तो तुम सही रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो। हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है। वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर राम ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुत रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन बलराम अपनी पत्नी राधा के साथ राम के आंगन में जा पहुंचा। हाँ, तो देखो छोटे भाई, पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, बताइए। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूं, खेती करता आया हूं, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर। उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सुनकर राम चौंक गया। तभी उसकी पत्नी गौरी
गुस्से से बोली, ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। देखिए भैया, मेरी पत्नी गौरी सही कह रही है। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा? अब देखो, वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन बंटवारा तो वैसे ही होगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही न दूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से, ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है भैया, अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहो ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ ना दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। चलो भाई। राम आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। गौरी ने बिल्कुल सही कहा था, वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना गौरी। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तू गौरी, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। तू देखना। अगले दिन राम अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आया और राम से बोला, अरे राम भैया, ये क्या? अरे भैया, ये तो जमीन बंजर है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? राम कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन राम ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। राम कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी गौरी आई। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर राम रोने लगा। हाँ, गौरी, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? अरे मेरा बदन टूट रहा है मेहनत कर करके। यह बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। लेकिन गौरी, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर राम की आंखों में चमक आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन राम साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, राम राम साहूकार जी,
साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। भगवान का नाम लेकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो। हाँ, मैं कल हरियापुर गांव जाऊंगा गौरी। मैंने सुना है कि वहां खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना, कुछ न कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। अगले दिन राम हरियापुर गांव जा पहुंचा और बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। बैल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अरे ओ भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, काहे इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया? अरे क्यों पीट रहा हूँ, तुझे पता भी है? मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, नुकसान। अरे तेरी तो, इसीलिए मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। ओहो, ए भैया, रुको 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 रुको। अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमको दे दो। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो ला, मुझे 10 मुद्राएं दे दे, ला। राम गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद राम ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। अब मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं। मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीदकर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ, इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ भैया, ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। राम बैल को लेकर घर आया और सारी घटना गौरी को बताने लगा। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे बैल को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही बता दिया था कि ये काम नहीं करता। अरे गौरी, वो इसको बुरी तरह से पीट रहा था। बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसको ले आया। तो अब इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। गौरी और भी क्रोधित हो गई। आखिर घूम फिरकर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज बचा है। इतना कहकर गौरी गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन राम बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें भोला कहकर पुकारूंगा। देखो भोला, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसीलिए तुम मेरी मदद जरूर करना, ठीक है? चलो। राम ने बैल को हल में जोतने का प्रयास किया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई, चल। राम ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल ने कोई काम नहीं किया। शाम को थक हार कर वो बैल को घर ले आया। घर पर राम का उतरा हुआ चेहरा देखकर गौरी ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? तुम्हारे इस बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला? चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। राम कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू निकल आए।
अगले दिन भी राम बैल को खेत में ले गया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला ही नहीं। शाम को मायूस होकर राम घर लौट आया। गौरी की आंखों में आंसू थे। आज सुबह से मैं भूखी हूँ, घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूं? क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। राम की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो बाहर आंगन में बैल के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक बैल ने राम की ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है राम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राम ये सुनकर चौंक गया। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। हे भाई, कौन हो तुम?